हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साबुन या साबुनीकरण क्या होता है, साबुन के मिसेल के निर्माण को समझाइए तथा साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि भी समझाइए। इसके बारे में आज क्वेश्चनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2021 इसके लिए बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको चलिए आगे हम शुरू करते हैं। पहले साबुनीकरण किसे कहा जाता है? जब किसी तेल या बसा को ही हम ग्लिसरॉल कहते हैं को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो ग्लिसराइड सोडियम लवण तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। सोडियम लवण या ग्लिसरॉल में बदल जाता है, जिसे कहते हैं संगत अम्ल के साथ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसे बोलने की, बस संगत अम्ल के साथ, बस इतना बोल सकते हैं सोडियम लवण या साबुन तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इस सब क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। हम बोल सकते हैं जब किसी तेल या बसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो ग्लिसराइड साबुन तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं और इस क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। जब किसी तेल या बसा, कह सकते हैं ग्लिसराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या बसा साबुन तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं और इस सब क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा ग्लिसराइड का सूत्र। इस तरीके से कार्बन 3 कार्बन परमाणु एक दूसरे से इस प्रकार अटैच है, CH2 CH और CH2। ये फार्मूला किस तरीके से CH2 COO या कह सकते हैं CH2O CO C17H35, CHO CO C17H35 और CH2O CO C17H35। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं CH2 COO C17H35। इस O जो आगे पीछे लगा है, इसको पीछे वाले को सामने भी बोल सकते हैं कि CH COO C17H35। इस तरीके से CH COO C17H35, फिर CH2O CO C17H35 और NaOH कांस्य सोडा के साथ, इसके साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? देखिए इसका, ये OH के 3 परमाणु CH2OH, तो OH के 3 हो गए ना, यहाँ पर OH और Na 3 हो गए, तो CH2 एक OH इसके साथ CH2OH, फिर CHOH और CH2OH, तीनों OH इसके साथ बाहर निकल जाते हैं इन तीनों कार्बनों के साथ और क्या बना लेते हैं? ग्लिसरॉल बना लेते हैं। CH2OH CHOH और CH2OH ये क्या बनाता है? ग्लिसरॉल बनाता है। ग्लिसरॉल में बदल जाता है। और किस में बदलता है? लेकिन जो बचा है उसको लिख लेते हैं। अब बचा है C17H35 COO, C17H35 COO और इसका Na, वही देखो C17H35 COO Na। अब यहाँ देखिए C17H35 COO C17H35 COO C17H35 COO, ये तीन मॉलिक्यूल आ गए इसके C17H35। तो C17H35 COO और Na के भी यहाँ 3 परमाणु थे, तो 3 यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और बना लिए C17H35 COO Na, जिससे हमारा क्या बना है? साबुन का निर्माण होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि साबुन किस तरीके से बनता है। कि तेल एवं बसा या ग्लिसराइड को कांस्य सोडा NaOH के साथ जब गर्म करते हैं तो ये ग्लिसरॉल तथा साबुन में बदल जाता है और ये क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आगे हम पढ़ेंगे मृदु साबुन तथा कठोर साबुन में क्या अंतर होता है, विभेद क्या होते हैं। जब साबुन के निर्माण में बसा के अतिरिक्त क्षार के रूप में कास्टिक पोटास क्या मिलाया जाता है? कास्टिक पोटास मिलाया जाता है तो मृदु साबुन प्राप्त होता है। ये जल के साथ अधिक झाग देता है, जबकि साबुन के निर्माण में बसा के अतिरिक्त क्षार के रूप में कास्टिक सोडा प्रयुक्त किया जाता है तो कठोर साबुन प्राप्त होता है। ये जल के साथ कम झाग उत्पन्न करता है। मृदु साबुन जो होगा वो जल में जब मिलेगा तो अधिक झाग उत्पन्न करेगा और जब वह साबुन कठोर होगा तो वह जल के साथ कम झाग देता है। अच्छा, मृदु साबुन कब बनता है, कठोर साबुन कब बनता है?
जब मृदु बनेगा तो उसमें कास्टिक पोटास मिलाया जाता है, कठोर होगा तो उसमें कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। ये पॉइंट्स आपके जो हैं वो नोट मतलब याद करने जरूरी हैं कि अच्छा। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा इसमें, अच्छे साबुन की विशेषताएं बताइए कि अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखते हैं अच्छे साबुन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए अच्छे साबुन की विशेषताएं, साबुन स्पर्श में उसको छुएं तो वह चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है साबुन क्षार रहित होना चाहिए, उसमें क्षार नहीं होने चाहिए क्योंकि क्षार क्या करते हैं त्वचा तथा कपड़े को हानि पहुंचाता है। तीसरा पॉइंट है साबुन अल्कोहल में विलय होना चाहिए। अल्कोहल जो हमारे C2H5OH वगैरह जो होते हैं वो अल्कोहल होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो आप जिसे जो ड्रिंक करते हैं या शराब जैसे बोलते हैं उसमें विलय होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि साबुन में कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। कीटाणुनाशक मतलब कीटाणुओं का नाश करते हो ऐसे पदार्थ इसमें मिले होने चाहिए। कीटाणु का विनाश करते हो, कीटाणु को नष्ट करते हो ऐसे पदार्थ मिले होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं साबुन में मिसेल का निर्माण, कि साबुन में मिसेल का निर्माण क्या होता है। साबुन के अणुओं से बना मिसेल, ये मिसेल बना है और ये गंदगी है जिससे साबुन के अणु या साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि का, तो हम वो चीज़ बाद में पढ़ेंगे। पहले ये देखेंगे साबुन में मिसेल का निर्माण कैसे होता है। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन के अणु जल में टूट जाते हैं और क्या बना लेते हैं, जल के अणुओं में टूट जाते हैं और क्या बना लेते हैं C17H35COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये इन आयनों में टूट जाता है। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो C17H35COO नेगेटिव C17H35COO देखेंगे। ये जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन का C17H35COO नेगेटिव वाला सिरा जल में घुल जाता है, सॉरी आयनों में टूट जाता है। C17H35COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में टूट जाता है और C17H35COO नेगेटिव वाला इसके जो पीछे पूंछे से दिख रही है ना आपको, ये पूंछे ये इस टाइप की, ये सिरा इसमें होता है और ये जो सिरा दिख रहा है इनका चोटी जो दिख रही है इसको बोलते हैं Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव चार्ज होता है ये सिरा ऊपर वाला, और जो पीछे पूंछे हैं इनको बोलते हैं C17H35COO नेगेटिव। तो ये इस तरीके से जल में घुलते हैं। जैसे साबुन को जल में घोलते हैं तो ये आयनों में टूटता है और साबुन के अणु एक तरीके से एक गुच्छा बना लेते हैं, एक गुच्छे के अणुओं में इस तरीके से घुल जाते हैं। और ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, साबुन के अणुओं से बना मिसेल, और यही प्रक्रिया हमारा मिसेल का निर्माण करती है। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन के अणु टूट जाते हैं C17H35COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में। जब इसको जल में घोला जाता है तो आयनों में टूट जाता है और एक गुच्छा बना लेता है। इस गुच्छे के निर्माण को हम मिसेल कहते हैं। ये कह सकते हैं ये मिसेल का निर्माण होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और साबुन की सफाई किस तरीके से होती है। अब जब साबुन को जल में घोल दिया और उसने मिसेल बना लिया, कह सकते हैं गुच्छों का रूप धारण कर लिया या अणुओं में टूटने के बाद ये मिसेल बन गया, तब अगर हम उस समय कोई कपड़ा या गंदगी से भरा हुआ कोई कपड़ा डाल दें तो ये गुच्छे क्या करते हैं, ये Na पॉजिटिव वाला सिरा ये तो जल में घुला रहता है और जो नेगेटिव इनकी जो पूंछे थी वो जाके गंदगी से जाके चिपक जाती हैं। कह सकते हैं जो गुच्छा था जो जल में अणुओं में अलग अलग दिखाई दे रहे थे, ये गुच्छे का पिछले वाला सिरा जिसे हम पूंछ कहते हैं वो गंदगी से जाके चिपक जाती है और Na पॉजिटिव सिरा जो होता है वो जल में घुला रहता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। जब हम कपड़े को डंडे से पीटते हैं या उनको आपस में रगड़ते हैं या ब्रश से रगड़ते हैं तो ये नेगेटिव वाला सिरा जो है वो गंदगी को कपड़े से हटा देता है। मतलब अब ये खींचेगा, एक तरीके से जाल बन गया है और जब हम उसको रगड़ेंगे तो जो पॉजिटिव सिरा है जो जल में घुला है वो तो जल में घुला ही रहेगा और जो नेगेटिव सिरा है जो गुच्छा बना हुआ था वो कपड़े को गंदगी को नहीं छोड़ता है। उसका जो निचला सिरा होता है वो बोलेंगे पूंछे जो हैं वो गंदगी से चिपके रहती है। अगर हम लोग रगड़ते हैं तो वो कपड़े को गंदगी जो होती है कपड़े को छोड़ देती है और गुच्छे के साथ में गंदगी को बाहर निकाल के ले आते हैं। और जब हम ज़्यादा पानी के साथ इसको धुलते हैं तो ये गंदगी पानी के साथ बाहर निकल जाती है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया
अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम इसमें आगे थ्योरी में आगे पढ़ लेते हैं डिटेल में किस तरीके से है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, साबुन की सफाई कार्य। साबुन की सफाई कार्य। साबुन का अणु दो भागों में बना होता है। साबुन के अणु का एक भाग तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जो आयनिक होती है, तथा साबुन के अणु का दूसरा भाग छोटा कार्बोक्सिलिक समूह, जैसे हम कह सकते हैं COO नेगेटिव या Na पॉजिटिव, या कह सकते हैं C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव होता है, जो आयनिक होता है। साबुन के अणु को हमने अभी नीचे चित्र में देखा ही था, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी लंबी रेखा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को निरूपित करती हैं, जबकि काला गोलीय भाग आयनिक समूह COO नेगेटिव को निरूपित करता है। आगे देखें क्या दिया हुआ है। श्रृंखला की काला गोलीय भाग आयनिक समूह COO नेगेटिव को निरूपित करता है। अब ये देखें, यहाँ पर साबुन की ये जो लंबी चैन दिख रही है आपको, ये इस तरीके से जी, ये इस तरीके से लाइन जो दिख रही है, इसको बोलते हैं ये C17H35। इस सी कार्बन की लंबी श्रृंखला है, जिसे हमने लिखा था C17। कार्बन के 17 अणु थे ना, तो वो वही अणु हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से शो किया गया है। और C17H35 COO नेगेटिव, फिर ये Na पॉजिटिव जो आता है वो। साबुन के अणु का छोटा सा भाग आयनिक भाग जो जल की ओर आकर्षित होता है, ये जो जल में घुला रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये साबुन के अणु थे, तो इस तरीके से इसको शो किया गया था। इस साबुन के अणु का हाइड्रोकार्बन श्रृंखला भाग जल को प्रतिकर्षित करने वाला होता है या जल विरोधी होता है, परंतु वह धूल तथा चिकनाई जैसे मैल कार्बनिक कणों को अपने साथ जोड़ लेता है। इसलिए मैले कपड़ों की सतह पर उपस्थित धूल तथा चिकनाई के कण साबुन के अणु हाइड्रोकार्बन वाले भाग से जुड़ जाते हैं। साबुन के अणु का आयनिक भाग जो COO नेगेटिव होता है, जल स्नेही होता है, जल के अणुओं की ओर आकर्षित होता है और अपने हाइड्रोकार्बन भाग में चिपके धूल तथा चिकनाई के कणों को अपने साथ खींचकर जल में ले आता है। वही C17H35 COO नेगेटिव वाला भाग गंदगी को या चिकनाई को, या कह सकते हैं चिपके धूल के कणों को अपने साथ खींचकर जल में ले आता है। इस प्रकार मैले कपड़े की सतह पर लगे धूल तथा चिकनाई के सारे कण साबुन के अणुओं के साथ लगकर जल में आ जाते हैं और मैला कपड़ा साफ हो जाता है। कहते जब साबुन को जल में घोलते हैं तो वह मिसेल बनाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। और इस मिसेल में साबुन के अणु अरिये ढंग से व्यवस्थित होते हैं, एक चैन बना रहे होते हैं, या कह सकते हैं अभी ऊपर हमने ये सिंबल देखा था, इस तरीके से वो बना रहे होते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग केंद्र की ओर होता है और जल को आकर्षित करने वाला कार्बोक्सिलिक भाग बाहर की ओर रहता है। अभी हमने चित्र में देखा ही था, तो इसको हमने अभी समझा था कि किस तरीके से जब जल में घोला तो ये अणुओं में टूट गया। अभी हमने इसको समझा था थोड़ी देर पहले, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आगे हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि जब साबुन के पानी में धूल तथा चिकनाई लगा मैल कपड़ा डालते हैं तो मिसेलों से हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं वाले सिरे मैले कपड़े की सतह पर उपस्थित धूल तथा चिकनाई के कणों के साथ जुड़ जाते हैं तथा उन्हें अपने बीच फंसा लेते हैं। इसके बाद मिसेलों के बाहर की ओर वाले आयनिक सिरे जल की ओर अणुओं की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे हाइड्रोकार्बन वाले सिरों में फंसे मैलों के कण या मैल के कण की सतह से खींचकर जल में आ जाते हैं तथा कपड़ा साफ हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।